हेलो दोस्तों, कैसे हो। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम उत्प्रेरण के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने बताया था आपको कि उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समांगी उत्प्रेरण और एक विषमांगी उत्प्रेरण। दोस्तों, मैं आपको समांगी उत्प्रेरण को पढ़ा चुका था। समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि, जिसको माध्यमिक यौगिक सिद्धांत कहते हैं, उसको भी पढ़ा चुका था। तो आज की वीडियो में हमें पढ़ना है विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में। नंबर 2, विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में। दोस्तों, नंबर 1 पढ़ चुके थे हम समांगी उत्प्रेरण। देखो, समांगी उत्प्रेरण में दोस्तों मैंने बताया था कि समांगी उत्प्रेरण में क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था समान होती है, जबकि विषमांगी उत्प्रेरण में क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था भिन्न होती है। दोबारा सुनो, विषमांगी उत्प्रेरण में क्रियाकारक व उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था भिन्न होती है। उत्पाद से यहाँ कोई मतलब नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं इस उत्प्रेरण में क्रियाकारक व उत्पाद क्रियाकारक व उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था भिन्न होती है। उत्पाद की भौतिक अवस्था से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है केवल क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था, वह भिन्न होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको हावर प्रक्रम का, जिसको आप जानते हो। N2 गैस, H2 गैस अभिक्रिया करके बनाते हैं NH3 गैस, अमोनिया गैस, और उत्प्रेरक Fe। उत्प्रेरक Fe ठोस है, सॉलिड, ये सब गैस हैं। तो यहाँ पर आप देखो, क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग है। क्रियाकारक ठोस है, उत्प्रेरक क्रियाकारक गैस हैं और उत्प्रेरक ठोस है। तो ये विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। ये ऐसी अभिक्रिया है जो विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। और एग्जाम्पल देता हूँ नंबर 2, वनस्पति घी निर्माण। चल जाएगा। मैंने वनस्पति तेल लिया। वनस्पति तेल आप जानते हो, खाद्य तेल, सरसों, मूंगफली आदि का तेल, ये लिक्विड होता है। इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करनी है तो वनस्पति घी बनता है। वनस्पति घी बनता है जो सॉलिड होता है कमरे के ताप पर। ये गैस है और इसमें निकेल है जो उत्प्रेरक है, जो ठोस है। तो आप देख सकते हो क्रियाकारक और उत्प्रेरक, उत्पाद से मतलब नहीं है। क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग है। क्रियाकारक लिक्विड या गैस है और उत्प्रेरक जबकि ठोस है। तो ये भी विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। तो आपने विषमांगी उत्प्रेरण समझा, उदाहरण सहित पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। विषमांगी उत्प्रेरण को उदाहरण सहित समझाइए, तो आप इस तरह से समझा सकते हो। विषमांगी उत्प्रेरण क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को पॉज करके दोस्तों पहले इसे नोट करें, फिर हम आगे देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। इसी तरह हमने पहले समांगी उत्प्रेरण पढ़ा था, फिर उसकी क्रियाविधि पढ़ी थी। अब पढ़ते हैं हम विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। देखो सामने और समझो इसे। तो हम पढ़ते हैं, हेडिंग है विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। जिसको अधिशोषण सिद्धांत भी कहते हैं। समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को क्या बोलते थे? माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। और विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को बोलते हैं अधिशोषण सिद्धांत। एडजॉर्प्शन थ्योरी, अधिशोषण सिद्धांत। समझते हैं इसको। देखो, ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि जो उत्प्रेरक है, ये उत्प्रेरक है, ठीक है, कैटालिस्ट,
ये सिद्धांत कहता है कि उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह, ये पृष्ठ सतह दिख रही है, पर जो सक्रिय केंद्र होते हैं, सक्रिय केंद्र आपको पहले बताए थे, उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह का वह भाग जिसमें बंध बनाने वाला भाग, मतलब जिसमें मुक्त संयोजकताएं होती हैं, उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह का वह भाग जिसमें मुक्त संयोजकताएं होती हैं, अर्थात बंध बनाने वाला भाग होता है, क्या कहलाता है? सक्रिय केंद्र। तो जो उत्प्रेरक है उसकी पृष्ठ सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्रों से क्रियाकारक आकर के जुड़ जाते हैं। ये दोनों मान लो क्रियाकारक हैं। ये उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर जुड़ गए सक्रिय केंद्रों से क्या बना करके जुड़ गए? रासायनिक बंध बना करके। ये क्रियाविधि समझा रहा हूँ। ये क्रियाविधि हमसे ये कह रही है कि उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्रों से क्रियाकारक अणु क्या बना के जुड़ जाते हैं? क्रियाकारक अणु रासायनिक बंध, प्रबल रासायनिक बंध, मतलब ये हो रहा है रासायनिक अधिशोषण। क्यों? क्योंकि यहाँ उत्प्रेरक जो है ये अधिशोषक है और क्रियाकारक अणु जो हैं ये अधिशोष्य हैं और ये प्रबल रासायनिक बंध बना करके जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हो रहा है रासायनिक अधिशोषण। हो गया। बाद में क्या होता है? ये आपस में बंध बना लेते हैं। समझ गए मेरी बात? बाद में ये क्रियाकारक अणु आपस में बंध निर्माण कर लेते हैं। अब बंध बनाने के बाद इसको बोलेंगे हम मध्यवर्ती, या इसको बोल सकते हैं सक्रियत संकर। क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती या सक्रियत संकर। ये बन गया। तो सबसे पहले क्या हुआ? उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर सक्रिय केंद्रों से क्रियाकारक अणु रासायनिक बंध बनाकर जुड़ जाते हैं। बाद में ये क्रियाकारक अणु आपस में बंध बना करके मध्यवर्ती या सक्रियत संकर का निर्माण कर लेते हैं। फिर क्या होता है? ये बंध टूटते हैं, ये वाले, ये दिख रहे हैं, ये बंध टूट करके ये सक्रियत संकर अलग हो जाता है। पर अब ये क्या बन जाता है? उत्पाद। और ये उत्प्रेरक जो है ये तुम्हारा एज टू एज शेष रह जाता है। मतलब एक तरह से क्रियाकारक किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं? उत्पाद में। मतलब सक्रियत संकर जो है ये उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह से उत्पाद के रूप में पृथक हो जाता है और उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह दोबारा से उपलब्ध हो जाती है। किसको? क्रियाकारक अणुओं को अधिशोषण के लिए। मतलब ये प्रक्रिया फिर वापस चलती है। उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर वापस क्रियाकारक के अणु जुड़ेंगे, इस तरह से आपस में बंध बना के मध्यवर्ती बनाएंगे और फिर मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में पृथक हो जाएगा। इस तरह ये चलती रहेगी प्रोसेस और इस तरह से क्रियाकारक से क्या बनता रहेगा? उत्पाद बनता रहेगा। तो ये थी हमारा अधिशोषण सिद्धांत, या ये थी हमारी विषमांगीय उत्प्रेरण की क्रियाविधि। किस तरह से लिखेंगे दोबारा समझ लो। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे के ऐसे लिखना है। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्रों से क्रियाकारक अणु रासायनिक बंध बनाकर जुड़ जाते हैं। फिर ये क्रियाकारक अणु आपस में बंध बना करके मध्यवर्ती या सक्रियत संकर का निर्माण कर लेते हैं। सही है? फिर लिखोगे यह मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में क्रियाकारक की उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह से पृथक हो जाता है। वह उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पुनः अधिशोषण के लिए उपलब्ध हो जाती है। मतलब पुनः इस पर फिर अधिशोषण चलता है। किसका अधिशोषण चलता है? क्रियाकारकों का। तो हम लिखते हैं, एक बार और लिखते हुए समझते चलेंगे। तो हम लिख सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार, ये अपनी हेडिंग हो गई। हम लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्रों से क्रियाकारक अणु रासायनिक बंध बनाकर जुड़ जाते हैं। रासायनिक बंध बनाकर जुड़ जाते हैं। क्लियर? फिर क्या होगा? क्रियाकारक अणु रासायनिक बंध बनाकर जुड़ गए। बाद में
क्रियाकारक अणु आपस में क्रिया द्वारा, आपस में क्रिया करते हैं मतलब बंध बनाते हैं, आपस में क्रिया द्वारा मध्यवर्ती कोष्टक में क्या लिख सकते हैं, सक्रियत संकर का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, सक्रियत संकर का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, आगे लिखोगे यह सक्रियत संकर उत्पाद के रूप में, मतलब उत्पाद के रूप में उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह से पृथक हो जाता है। क्लियर? वह उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पुनः अधिशोषण के लिए उपलब्ध हो जाती है। अधिशोषण के लिए उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये हमारा सिद्धांत हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, इस सिद्धांत के आधार पर हम निम्न बिंदुओं को समझ सकते हैं। हम निम्न बिंदुओं को समझ सकते हैं और वो बिंदु कौन से हैं, वो ये सिद्धांत से समझे जा सकते हैं। वो बिंदु है नंबर 1, पहला बिंदु। ठीक है, कि अपन पहला बिंदु क्या है, सुनो, विषमांगी उत्प्रेरण में उत्प्रेरक की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। क्यों? सोच लो। क्योंकि उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह बार बार काम आती है ना। जैसे ये उत्प्रेरक है, इस पे क्रियाकारक अणु जुड़े, उत्पाद बन गए और हट गए ये, फिर दोबारा क्रियाकारक जुड़ेंगे, तो उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह बार बार काम आती है ना। तो बताइए उत्प्रेरक कम चाहिए कि ज़्यादा? कम चाहिए। तो हम कह सकते हैं इस उत्प्रेरण में, कौन से उत्प्रेरण में? विषमांगी उत्प्रेरण में उत्प्रेरक की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। कम मात्रा की आवश्यकता होती है। क्योंकि उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह बार बार प्रयुक्त होती है। पृष्ठ सतह बार बार प्रयुक्त होती है। क्लियर? और दूसरा बिंदु, अच्छा देखो, उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर जब क्रियाकारक अणु जुड़ेंगे तो कौन सी घटना हो रही है दोस्तों? अधिशोषण। तो मुक्त होगी अधिशोषण एंथैल्पी, अधिशोषण एंथैल्पी मुक्त होगी। तुम्हें पता है उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर जब अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर अधिशोष जुड़ता है तो अधिशोषण एंथैल्पी निकलती है। वो अधिशोषण एंथैल्पी क्रियाकारक अणुओं को क्रियाशील बनाती है, जिससे ये आपस में आसानी से क्रिया करके नहीं बंद बना लेते हैं। मतलब अपन एक बात और समझ सकते हैं इस क्रियाविधि से कि मुक्त होने वाली अधिशोषण एंथैल्पी क्रियाकारक अणुओं को सक्रिय करती है, क्रियाशील बनाती है, जिससे वे आसानी से क्रिया कर लेते हैं। जो अधिशोषण एंथैल्पी निकलेगी वो क्रियाकारक अणुओं को क्रियाशील बनाती है, जिससे वे आसानी से क्रिया कर लेते हैं। और जब आसानी से क्रिया करेंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा ना। समझ गए मेरी बात को? तो विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया का वेग कैसे बढ़ता है ये आप समझ में आ गया होगा। तो हम लिख सकते हैं
मुक्त होने वाली अधिशोषण एंथैल्पी, मुक्त होने वाली कौन सी एंथैल्पी? अधिशोषण एंथैल्पी। समझना हर चीज को, रटो मत। अधिशोषण एंथैल्पी अधिशोषण एंथैल्पी क्रियाकारक अणुओं को क्रियाशील बना देती है, जिससे वे आसानी से क्रिया कर लेते हैं, आसानी से क्रिया कर लेते हैं। क्लियर कर रहे हो मेरी बात को? देखो, उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर क्रियाकारक अणु जुड़े, अधिशोषण हुआ, अधिशोषण हुआ तो अधिशोषण एंथैल्पी निकलेगी जो क्रियाकारक अणुओं को क्रियाशील कर देगी। भाई उनको ऊर्जा मिलेगी ना, ऊर्जा क्रियाशील बना देगी, जिससे वे आसानी से क्रिया करके नहीं मध्यवर्ती बना लेंगे और उत्पाद बना लेंगे। क्लियर? अच्छा, आप यहां तक नोट करो। अभी दो बिंदु और हैं, एक उत्प्रेरक वर्धक के बारे में और एक उत्प्रेरक विष के बारे में। तो वीडियो को पॉज करके फटाफट दोस्तों पहले यहां तक नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं। सबसे पहले तीसरा पॉइंट आएगा अपना उत्प्रेरक वर्धक और चौथा आएगा उत्प्रेरक विष। तो तीसरा पॉइंट है उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक क्या है? उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। ऐसे ये उत्प्रेरक है और ये पदार्थ मान लो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है तो इसे बोलेंगे उत्प्रेरक वर्धक। बात आई साहब, ऐसा कैसे होता है? मैं कहता हूं कि उत्प्रेरक वर्धक क्या करता है, ये उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर इस तरह से जुड़ता है कि उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर मुक्त संयोजकताएं बढ़ जाती हैं। और जब पृष्ठ सतह पर मुक्त संयोजकताएं बढ़ जाएंगी, मतलब सिंपल भाषा में कहूं तो उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर मुक्त संयोजकताएं बढ़ा देता है, जिससे अधिक क्रियाकारक अणु जुड़ते हैं और अधिक उत्पाद बनता है। तो अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं एक तरह से। कैसे बढ़ा देते हैं? ये उत्प्रेरक को क्रियाशील बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर मुक्त संयोजकताएं बढ़ा रहे हैं, जिससे अधिक क्रियाकारक फिर उत्पाद में परिवर्तित होता है। तो हम लिख सकते हैं ये वे पदार्थ हैं उत्प्रेरक वर्धक जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं। कोई आपसे पूछ ले उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, तो आप कहोगे ये वे पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो आगे उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर मुक्त संयोजकताओं में वृद्धि करते हैं। वृद्धि करते हैं। क्लियर मेरी बात? ऐसे ही एक पॉइंट और समझ सकते हैं हम उत्प्रेरक विष के बारे में। बात आई साहब, उत्प्रेरक विष क्या होता है? तो उत्प्रेरक विष वह पदार्थ होता है जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी करता है। कैसे करता है? मुक्त संयोजकता को घटा देता है। तो हम इसका उल्टा लिख लेते हैं, ये वे पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी करते हैं। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी करते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर मुक्त संयोजकताओं को घटा देते हैं।
मुक्त संयोजकताओं को घटा देते हैं। क्लियर? ये उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर मुक्त संयोजकताओं में क्या कर देते हैं? कमी कर देते हैं। तो दोस्तों हमने ये 4 पॉइंट देखे। क्रियाविधि क्लियर है? विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि में क्या होता है एक बार और सुन लो। दोबारा इस पूरी वीडियो के बारे में एक बार शॉर्ट में सुनो। मैंने कहा विषमांगी उत्प्रेरण में क्रियाकारक और उत्प्रेरक, उत्पाद से मतलब नहीं है, क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था भिन्न होती है। 2 उदाहरण दिए, एक हावर प्रक्रम और एक वनस्पति घी निर्माण। फिर विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि जिसको अधिशोषण सिद्धांत कहते हैं उसके बारे में बताया। मैंने कहा इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो उत्प्रेरक है इसकी पृष्ठ सतह पर क्रियाकारक अणु जुड़ते हैं, ये आपस में बंध बनाते हैं, जिससे क्या बन जाता है? मध्यवर्ती या सक्रिय संकर, और ये सक्रिय संकर उत्पाद के रूप में पृथक हो जाता है और उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पुनः उपलब्ध हो जाती है अधिशोषण के लिए। ठीक है। फिर मैंने इसके आधार पर, इस सिद्धांत के आधार पर 4 बिंदुओं को समझाया। सबसे पहला बिंदु मैंने ये कहा कि इस उत्प्रेरण में हमें उत्प्रेरक की कम मात्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह बार बार प्रयुक्त होती है। दूसरी बात कही मैंने, जो अधिशोषण एंथैल्पी होती है वो क्रियाकारक अणुओं को सक्रिय बना देती है, जिससे वे आसानी से क्रिया कर लेते हैं। और तीसरी ये बताया उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? ये उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर इस प्रकार जुड़ते हैं कि मुक्त संयोजकताएं बढ़ जाती हैं। और उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर इस तरह से जुड़ते हैं कि मुक्त संयोजकताएं घट जाती हैं, तो ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। उत्प्रेरक विष नाम से लग रहा है जहर। तो दोस्तों आज हमने जो 2 वीडियो थी इनमें समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में कंप्लीट पढ़ा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना।